प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में विशाल आदिवासी महाकुंभ को संबोधित किया। उन्होंने जनजातीय सम्मेलन के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शंखनाद भी किया। हालांकि उन्होंने कहा कि वे यहां लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश के आदिवासी जनता का आभार जताने आए हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिताकर बता दिया कि उनके मन में क्या है। प्रधानमंत्री मोदी के इस पूरे भाषण के केंद्र में आदिवासी समाज ही रहा। उन्होंने इस दौरान जनता को आज 7,500 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों की सौगातें भी दी। झाबुआ से 170 करोड़ रुपए की लागत से खरगोन में बनने वाले टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, आगे अब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो सिर्फ लूट करती है। कांग्रेस का काम नफरत, नफरत और नफरत करना है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। उन्होंने वहां मौजूद जनता से कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में 370 नए वोट जुड़ने चाहिए, यानी पिछले से 370 वोट ज्यादा लाना है। पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झाबुआ में क्या कुछ कहा। आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ले रही थी। केंद्र और राज्यों में दोनों जगह कांग्रेस ने इतने वर्ष सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त होते जनजातीय युवाओं की, बच्चों की चिंता नहीं की। उन्हें पता था कि भोले भाले आदिवासी लोग बीमारी के लिए उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानेंगे। ये चुनाव का मुद्दा नहीं होता था, लेकिन साथियों, हमारे लिए वोट नहीं, आपकी जिंदगी मायने रखती है। पोलिंग बूथ में अगर आप नए 370 वोट 370 वोट આપણે ગુજરાતીમાં 370 કહીએ ને, હા, 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का। दोस्तों, सुना आपने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के झाबुआ पहुंचकर आदिवासियों से आग्रह भी किया और उनका धन्यवाद भी दिया। विधानसभा चुनाव में जिस तरह का मताधिकार बीजेपी के पक्ष में देते हुए आदिवासियों ने स्पष्ट बता दिया कि वो इस बार बीजेपी के साथ है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री आज काफी खुश नजर आए और प्रधानमंत्री ने हर बूथ पर 370 अतिरिक्त वोट, 370 ज्यादा वोट देने की अपील की जनता से। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण की बड़ी बातों पर नजर डालें तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो सिर्फ लूटने का काम करती है। कांग्रेस का काम नफरत, नफरत और नफरत फैलाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। इस बार 370 वोट हर बूथ से अतिरिक्त जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आदिवासी समुदाय के बीच आज झाबुआ में पहुंचकर यह आग्रह किया और कहा कि जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, हमारे देश का गौरव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि वंचित पिछड़े हमारी सरकार में प्राथमिकता पर हैं। मध्य प्रदेश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोहन सरकार, बीजेपी की सरकार ध्यान दे रही है। भाजपा अकेले 370 सीट ला रही है, और अगर भाजपा अकेले 370 ले आती है तो भाजपा को किसी अन्य दल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सत्ता में बने रहने के लिए। चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस तरह से पहुंचे और जनजातीय समाज के लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने जो बातें कही है, इसके क्या मायने हम निकालने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान दो जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रवक्ता नेता डॉक्टर गुलरेज शेख साहब जुड़ रहे हैं।
बहुत स्वागत है आपका गुलरेज साहब। और कांग्रेस से नेता प्रवक्ता अभिनव बरौलिया जी जुड़ रहे हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, गिरिजा शंकर जी, उनका भी हम रुख करेंगे। सबसे पहले गुलरेज साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे, और बहुत अच्छी बात यह लगी मुझे कि प्रधानमंत्री जब आज यहां पहुंचे तो हमें लग रहा था कि शायद लोकसभा चुनाव का शंखनाद इसे माना जाए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के पक्ष में। लेकिन पिछले चुनाव में जो परिणाम आपकी पार्टी के पक्ष में आए, और खासतौर पर आदिवासी किसके साथ, हम ये सवाल खड़ा करते थे विधानसभा चुनाव वोटिंग के पहले, लेकिन आदिवासियों ने बता दिया कि वो विधानसभा चुनाव में लगभग बीजेपी के साथ एक बड़ा वोट बैंक आदिवासियों का आपकी पार्टी को मिला। प्रधानमंत्री के झाबुआ पहुंचकर ये सौगातें देने और इस उद्बोधन के क्या मायने निकाले हम? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि प्रधानमंत्री महोदय के जो भाषण है उसको आप दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक जो है वो सबसे बड़ा पोर्शन तो आदिवासियों की जिंदगी को बदलना, उनसे संवाद करना, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल विषय है। चाहे वो 750 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य हों, चाहे टाटिया मामा भील जी के नाम के ऊपर खरगोन में यूनिवर्सिटी के लिए अलोकेशन करना हो, चाहे फिर दूसरे जो डेवलपमेंट कार्य हैं वो करना हो, चाहे सिकल सेल एनीमिया जिससे कितने ही सारे हमारे जनजाति के बंधु जो थे वो मारे जाते थे, उसके ऊपर विषय पे चर्चा करना हो, उनमें जागरण करना हो कि आपके लिए ये योजना है हमारी तरफ से, आप इसका पूरा लाभ लें और अपना उपचार करवाएं यदि आपका या आपके परिवार में कोई ग्रसित है तो। दूसरा संवाद था उनका, दूसरा या तीसरा भी कह सकते हैं, 3 भाग भी कह सकते हैं। दूसरा था कांग्रेस की सच्चाई का वाचन करना, सबको अवगत कराना कि किस प्रकार से कांग्रेस केवल एक वोट और नोट छापने की मशीन मात्र है, चाहे उसके लिए समाज के बंटवारे करना हो, चाहे लोगों को नुकसान करना हो, चाहे भ्रांतियां फैलाना हो। और तीसरा हम कार्यकर्ताओं के लिए था कि हम कैसे 370 सीटें बीजेपी को दिलाएंगे। उसका उन्होंने बड़ा आसान सा तरीका दिया कि आप हर बूथ पर जाएं, काउंट कर लें कि पिछली बार कितने आपको मत मिले थे और आप 370 उसमें विस्तार करें 370 वोटों का। हालांकि जब से हमने धारा 370 हटाई है तब से 370 वोट तो ऑलरेडी बढ़ गए हैं, लेकिन एक आसान सूत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया। प्रधानमंत्री जी एक नीचे से उठे हुए व्यक्ति हैं बतौर कार्यकर्ता भी, तो वो जानते हैं कि कार्यकर्ता का मनोभाव कैसा होता है, कितनी मेहनत करता है, तो उसको आप आसान टारगेट दो जो वो इजीली फुलफिल कर सके। तो ये 3 भाग के रूप में मैं देखता हूं प्रधानमंत्री महोदय की स्पीच को। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मेहमान का रुख कर लेते हैं। अभिनव जी, आपकी पार्टी के कुछ नेताओं की जब डिबेट में मैं चर्चा करता हूं तो कुछ बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कई कांग्रेस के नेता कई सवालों के जवाब में यह भी कह देते हैं कि सत्ता में आना या सत्ता में बने रहना कांग्रेस पार्टी की मंशा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दे उठाती आई है, अभी भी उठा रही है, आगे भी उठाएगी। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति इस वक्त देश में खासतौर पर आपकी पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज है, और अभी तो हम देख रहे हैं, भले ही आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि राम मंदिर का फायदा बीजेपी को मिलेगा, बीजेपी कई ऐसे बड़े फैसले कर रही है जो शायद जनता के हित में तो हैं ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि अपनी सीटें वो कैसे बढ़ाती है। अन्य सहयोगी दलों के साथ आपका गठबंधन कितना फायदेमंद होता है। प्रधानमंत्री आज जिस तरह से पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश की 29 सीटों को लेकर खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ा चैलेंज होगा। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि इस बार 12 से 15 सीटें हम जीतेंगे, जीतू पटवारी ये कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप, आदिवासियों को साथ रखते हुए कांग्रेस पार्टी का इस आगामी लोकसभा चुनाव में क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, आपको मैं बहुत ही जबरदस्त पत्रकार मानता हूं और हमेशा आपका सम्मान करता हूं मैं। और मेरा बस इतना कहना है कि ऐसी परिस्थितियां जो निर्मित हो रही हैं इस चुनाव में, आप देखेंगे एक तरफ इवेंटबाजी हो रही है, मोदी जी की जगह जगह जाना, वहां पे अपना भाषण देना। हालांकि हमें उससे परहेज नहीं है, लोकतंत्र का पर्व है ये, और इसमें सबका हक है अपने गुणगान करना। लेकिन जो स्थिति अभी देश में चल रही है, अराजकता की, सांप्रदायिक माहौल खराब है, उसके बाद ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को दबाने का चल रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक और भयावह है। पिछले 6 महीने में 7 चुनाव हुए, मोदी जी जिस तरीके से गुणगान कर रहे हैं उसमें उनको यह भी जानना जरूरी है कि कर्नाटक में उनकी 40 सीटें जमानत हुई, जब 40 सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हुई, तेलंगाना में बहुत बुरी तरीके से हारे, हिमाचल प्रदेश में हारे, और उसके पहले 1 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें झारखंड, बिहार, पंजाब, बंगाल, यहां पर वो बुरी तरीके से हारे।
सिर्फ हिंदी पट्टी के कुछ राज्यों में, 4-5 राज्यों में, जहां पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी हम ले लें, तो यहां पर अपना वर्चस्व को बचाने की लड़ाई जो इनको लड़नी है, क्योंकि ये सीटें पीक पर हैं, शिखर पर हैं ये, और इस शिखर से नीचे ही आना है इनको, ऊपर नहीं जाना है। तो मेरा इतना सोचना है कि स्वच्छ वातावरण में लोकसभा का चुनाव होना चाहिए। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, आईटी और सब चीजों का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल जो कर रही है तानाशाह सरकार मोदी जी की, उसको अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पाप का घड़ा भरता है एक समय, और ये सभी लोग देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, वो भी जानती है कि किस तरीके से डराया और धमकाया जा रहा है। और जनता की जो उम्मीदें हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अत्याचार जो लॉ एंड ऑर्डर है, रोज देख रहे होंगे आप, हत्याएं, लूट, डकैती, ये सब किस तरीके से बढ़ रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण देना और कांग्रेस को कोसना, बस सिर्फ इतना बचा हुआ है मोदी जी की नीति और जो वो कर रहे हैं उसमें। लेकिन आपको नहीं लगता अभिनव जी कि जिस तरह की राजनीति पहले के दौर से अब के दौर में बदली है, मैं तो एक युवा पत्रकार हूं, लेकिन मेरे पिताजी और वरिष्ठ लोग ये कह गए कि पहले के दौर की राजनीति इतनी शुद्ध और इतनी पवित्र होती थी कि नेता कहते थे कि हम पार्टी के लिए मर जाएंगे, पर पार्टी बदलते नहीं थे। अब जिस तरह राजनीतिक दौर हम बदलाव में देख रहे हैं, राजनीति में नेता इतनी जल्दी पार्टी छोड़ देते हैं, नाराज हो गए, टिकट नहीं मिली, बात नहीं मानी, पार्टी छोड़ दी साहब। कांग्रेस पार्टी जिस आइडियोलॉजी के साथ अभी चल रही है, क्या आपको नहीं लगता आपकी पार्टी को कुछ हद तक अब बदलाव लाने की जरूरत है? बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 10 सालों में राजनीति का जो एक शुद्ध राजनीति हुआ करती थी, वो पूरी तरीके से, ये जो मोदी युग आप लोग कहते हैं ना कि मोदी युग आ गया है और इसमें सब कुछ हुआ है, नहीं, हम नहीं कहते साहब, हम नहीं कहते, तो लोग कहते होंगे। नहीं, ये मैं जानता हूं, ये सब लोग कहते हैं। गुलरेज भाई बैठे, वो भी समझते कि अरे मोदी जी। तो ये स्वच्छ नहीं, राहुल गांधी की भी लोकप्रियता कम नहीं है। तो पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया सर। खरीद फरोख्त की राजनीति कब शुरू हुई आप देख लीजिए, लगातार सरकारों को गिराना। महाराष्ट्र देख लें, गोवा देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, कर्नाटक देख लें, नॉर्थ ईस्ट के राज्य देख लें, मणिपुर देख लें, सब जगह। अभी रिसेंटली आप बिहार देख लें, कभी किसी को गाली बकते हैं, फिर उसको कहते हैं हम नहीं लेंगे, यही अमित शाह है, हम कभी नहीं लेंगे, फिर उसी को कूद के उसी को ले लेते हैं, फिर ये सारी चीजें होती हैं। बंगाल में डराना धमकाना, सोरेन जी को जेल में भेज देना। तो ये तमाम जो राजनीति अभी इस देश में चल रही है, उसको जनता भी देख रही है। एक तरफ आप चश्मा पहना रहे हैं कि आप ऐसा देखो, हम अच्छा कर रहे हैं, हमने, अरे आप ये सोचिए, जनता को इससे थोड़ी ना कुछ राहत मिल रही है। जनता को राहत मिल रही है क्या? जनता आज भी परेशान है। सड़कों पर युवा लाठी खा रहा है, सड़कों पर आज जगह जगह नौकरी की तलाश में भटक रहा है, नशा कर रहा है, बर्बाद हो रहा है, चोरी लूटपाट बढ़ रही है। इसको विकास थोड़ी ना कहते हैं। इसको तो विकास जो बौखलाया हुआ होता है वो होता है। आप असम देखिए, आप उत्तराखंड देखिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य देखिए, सब जगह जल रहा है। मणिपुर की कभी बात ही नहीं करते कि अरे हमारा एक राज्य वो भी है। कभी कहीं पर कोई बात नहीं है। किसान क्यों धरना प्रदर्शन कर रहा है, उस पर भी बात नहीं करते हैं। कोई किसी से सरोकार नहीं है, बस अपना गुणगान करना, इवेंट करना। ये सिंपल सी बात है। इससे ज्यादा नहीं। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे चुनाव। ये हम पिछली बार भी हमने विधानसभा में लड़ा था। 40% वोट मध्य प्रदेश में हमारे पास है और 20 से 22 सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है। कोशिश हमारी बराबर रहेगी शिखर से नीचे लाने की भाजपा को। चलिए, देखना होगा कांग्रेस पार्टी की ये मेहनत कितनी रंग लाती है। गुलरेज साहब, आप क्या कहेंगे अब? क्योंकि ठीक है, कांग्रेस पार्टी लड़ाई तो लड़ रही है, कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल उसकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन आपकी पार्टी के नेता भी कम नहीं है। वो ये कहते हैं कि 70 साल जिस पार्टी ने देश में राज किया, 70 साल का हिसाब किताब जनता ने दिया है, जो अब 2014 से मोदी युग की शुरुआत हुई है। लेकिन जिस तरह का एक कड़ा मुकाबला आप कांग्रेस को दे रहे हैं, मैं तो समझता हूं 2024 के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए काफी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आपकी पार्टी कहती 2047 तक हमें देश को डेवलप्ड नेशन बनाना है। और इस मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो देश के नक्शे का हृदय है हमारा प्रदेश। ऐसे में वो जनजातीय समाज हो, आम या फिर हम कहें ओबीसी समुदाय हो, SC ST हो, सारे वर्ग जिस तरह से आपके पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, कितना आप इसको मजबूती के साथ आने वाले दौर में पार्टी के पक्ष में मानते हैं?
देखिए दीपक, डेफिनेटली जब समाज आपके समर्थन में होता है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और आपकी राजनीति भी अच्छी चल रही है और आपकी देश की दिशा भी अच्छी जा रही है, अर्थव्यवस्था भी अच्छी जा रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी अच्छी जा रही है। और मैं अभी 2 दिन पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सबसे बड़ा चैनल है अरबी का, जिसमें मुझे लिया था उन्होंने ट्रांसलेट करके मेरी बातों को। और उसका विषय क्या था, मैं अशरफ ब्लूमबर्ग की बात कर रहा हूँ। उसका विषय ये था कि मोदी गवर्नमेंट में जिस तरह से भारत आर्थिक विकास कर रहा है, तो भारत जो है वो ड्राइविंग इंजन बन चुका है ग्लोबल इकोनॉमी का। चाइना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इकोनॉमिकली भी, स्ट्रेटेजिकली भी। 2030 तक भारत का जो मोदी जी ने विजन रखा है कि हम ऑयल के भी सबसे बड़े इंपोर्टर विश्व के बन जाएंगे, कंस्ट्रक्शन इतना हो रहा है, तो ये दुनिया कह रही है। मैंने तो आपको अपने खुद का इंटरव्यू को बताया, आधे घंटे का इंटरव्यू था मेरा इसी विषय पर। अशरफ ब्लूमबर्ग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर वो पूरा, आधे पौन घंटे का इंटरव्यू। एनीवेज, अभी कांग्रेस के हमारे भाई ने जो कुछ भी कहा, अभिनव भाई ने, उनकी मजबूरियां हैं। आप ये देखिए कि ये क्या बोलेंगे कि रोजगार नहीं मिल रहा। आप ये पीएफ का आंकड़े उठा कर देख लें, ईएसआईसी के आंकड़े उठा कर देख लें, 2 करोड़ से ज्यादा एडिशन हर महीने हो रहे हैं। और पीएफ कब दिया जाता है? पीएफ जब दिया जाता है जब व्यक्ति के जो एम्प्लॉई है उसके अकाउंट में सैलरी जा रही हो। अकाउंट में सैलरी कोई यूं नहीं डाल सकता, कोई वो भलता आंकड़ा नहीं हो सकता, कोई सर्वे नहीं होता है। ये आंकड़ा होता है कि इतने लोगों के हर महीने अकाउंट में सैलरी डाल रही है वेतन के रूप में, उसका पीएफ इतना 12.5% खुद दे रहा है, 12.5% जो उसका एम्प्लॉयर है वो दे रहा है, ईएसआईसी का आंकड़ा भी वैसा ही जाता है। तो इसके ऊपर कोई भी, ये तो अपने आप में एक व्हाइट पेपर होता है, श्वेत पत्र होता है इकोनॉमी का और एम्प्लॉयमेंट का। फिर ये बहुत सारी जो बातें करते हैं उसमें तथ्य नहीं होता, बस बोलना है कि लॉ एंड ऑर्डर का ये हो रहा है, तो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। कहाँ बिगड़ रही है? इनके समय इतने सारे विस्फोट हुआ करते थे, कभी कानपुर में होता था, तो कभी नागपुर में होता था, तो कभी दिल्ली में होता था, तो कभी मुंबई में हुआ करता था। आंतरिक सुरक्षा स्टेबल है, गवर्नमेंट स्टेबल है, इकोनॉमी स्टेबल है, जीडीपी में विस्तार हो रहा है। अब मैं तो एक चीज आगे और कहता हूं कि इनका मुंह हमेशा के लिए कांग्रेसियों का बंद हो जाए। ये बार बार कहते हैं 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में राशन देते हो, तो फिर एम्प्लॉयमेंट कैसा? 80 करोड़ लोगों को भी हम इसलिए राशन देते हैं क्योंकि हमारे खाद्य भंडारण भरे हुए हैं। इनके समय चूहे खा जाते थे अनाज को, वो लोगों के पेट में जा रहा है। और ठीक है ना, व्यक्ति अगर पैसा है उसके पास इतना, तब भी वो अगर ले रहा है तो ठीक है, वो खाना खाए, काम करे और जीडीपी में अपना योगदान दे। और यही हो रहा है आज। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये भी आरोप लगाते हैं फिर कि ठीक है, अगर बीजेपी इतने सब काम कर रही है तो महंगाई पे नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है, रोजगार के संकट को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है। ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस हमेशा कटाक्ष करती है। दीपक भाई, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैंने रोजगार के विषय में तो अभी एक तरह से व्हाइट पेपर सामने रख दिया आपके सामने कि एम्प्लॉयमेंट का। अब ये बात करेंगे किस चीज की पूछा आपने, वापस से पूछेंगे? जी नहीं तो हाँ, महंगाई की दर अगर आप बात करें तो मोदी सरकार वाहिद ऐसी सरकार है हिंदुस्तान की आज तक जिसने महंगाई पर कैप रखी है 6% की। आरबीआई एक्ट में संशोधन किया गया और उसको 6% पे कैपिंग की गई। कांग्रेस के समय जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, जो खुद अर्थशास्त्री हैं, उस समय 13%, 14% तक इन्फ्लेशन की दर जाती थी। तो ये जो था ना, इन्फ्लेशन को माना जाता है कि ये टैक्स होता है गरीब के लिए। देखिए, अमीर को फर्क नहीं पड़ता कि 5,000 रुपए या 3,000 रुपए महीने का खर्चा बढ़ जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, अभिनव बरोलिया को नहीं पड़ेगा, मुझे भी इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सच में गरीब है उसको पड़ता है। तो हमने 6% पे रखा है और 6% एक ऐसा पैमाना होता है जो आपकी विकास की दर है, आपकी एम्प्लॉयमेंट की दर है, वो उसको उसमें समाहित हो जाता है। और यदि आप कोरोना से पहले देखें तो ये तो 2.5-3% पे ही था। कोरोना में जो मनी प्रिंट किया गया, बहुत सारी जगह हेलीकॉप्टर मनी डाला गया एमएसएमई को चलाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए, तब भी ये 5% से नीचे रहता है ऑन एन एवरेज। तो ये है श्वेत पत्र मेरा, जो मुद्रा फीसदी के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा तो आप उठा के देख लीजिए। पीएफ का आंकड़ा 2 करोड़ से ज्यादा एडिशंस होते हैं हर साल। ठीक, कुछ कहना चाह रहे हैं अभिनव जी, कुछ एड ऑन करना चाहेंगे अभिनव जी? गुलरेज साहब तो इस पर भी तथ्य रख रहे हैं अपना। बात है गुलरेज भाई, बस इतना मुझे बताइए, ये श्रम मंत्रालय को मानते होंगे आप, और श्रम मंत्रालय के पोर्टल पे जो जानकारी आती है, क्या वो फेक होती है, सही होती है, गलत होती है? उस पर रजिस्टर्ड बेरोजगार जो थे
पिछले साल वो 40 से 45 लाख थे और इस समय बढ़कर वो शायद 60 से 62 लाख के आसपास पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश में। और ऑल ओवर इंडिया में जो बेरोजगारी है वो लगभग 40 करोड़ के आसपास है। लोग पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। आगे लोग बीए एमबीए करते जा रहे हैं और ये स्थिति, ये बस इतना पूछना चाह रहा हूं, यही स्थिति जिस तरीके से आप रोजगार दे रहे हैं, ये संविदा कर्मचारियों का, अतिथि शिक्षक 1.5 लाख मध्य प्रदेश में बता रहा हूं सर, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। गुलरेज भाई ये सच है, आप भी जानते हो, 4 महीने से अतिथि शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिली, उसके बाद भी काम कर रहे हैं। सोचिए अगर दीपक मिश्रा जी को 2 महीने 1 महीने तनख्वाह नहीं मिले ना तो उनका भी आटा दाल नहीं चलेगा घर का। नहीं मिली है सर, ये सबको मालूम है, 90 टीवी की रिपोर्ट है, पूछ लीजिए दीपक जी। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। एक दिन पहले हमने अतिथि शिक्षकों के मसले पर डिबेट भी रखी थी। जी गुलरेज साहब जवाब दे दीजिए इस पर। नहीं, जो ये तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन दूसरी बात इन्होंने कहा ना कि रजिस्टर्ड जो लेबर मिनिस्ट्री की साइट पे इतना आता है, तो अगर कोई व्यक्ति उदाहरण के तौर पर गुलरेज शेख या अभिनव बरोलिया अपने आप को रजिस्टर आज करता है, तो वो अगर हमको इस बीच में एम्प्लॉयमेंट मिल भी गया तो वो 1 साल के बाद जब ईपीएफ के पूरे आंकड़े केंद्र सरकार के पास जाते हैं उसके बाद ही नाम हटता है। तो आप ये देखेंगे कि 1 साल तक तो जो वृद्धि होती है उसके बाद एकाएक आप देखते हैं कि 1 महीने के अंदर जो जैसे ही उसके आंकड़े जाते हैं वो एकदम से कम होता है। तो ये सिस्टम है। और मैं आपको ये कहता हूं कि जो भी सर्वे करते हैं, जो सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी और ये सब सर्वे होते हैं, सर्वे एक अलग चीज होती है कि कंपनी में गए 4-5 लोगों से पूछा कितने एम्प्लॉय हैं और उसने बता दिया। लेकिन ईपीएफ का जो आंकड़ा होता है वो सरकारी आंकड़ा होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, तो कोई भी देख सकता है। तो वो आंकड़ा जब ही बनता है जब मासिक वेतन डलता है, बिना मासिक वेतन डले वो हो ही नहीं सकता। और फॉर्ज झूठा मासिक वेतन कौन डालेगा किसी के अकाउंट में? मैं ही आपको कहूं कि मेरे अकाउंट में आप 500 रुपए डाल दो, आप नहीं डालोगे। चलिए तो हर महीने की बात है, तो हजारों रुपए की। इस पर संक्षेप में मैं चाहूंगा अभिनव जी जवाब दे दें, समय की अब कमी है। जी अभिनव जी। देखिए मैं इस तरीके से, मैं जो बात बोलता हूं सटीक बोलता हूं, मैं गोल मोल करके जवाब कभी नहीं देता हूं। मुझे जिसकी जानकारी नहीं होती, इनको मालूम है कि 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है 1.5 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में, तो ये विकास की कोई गाथा नहीं हुई मध्य प्रदेश में। सीधी बात है, आप कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं और अपने आप को जीडीपी में ऐसा बता रहे हैं कि हम बहुत ऊपर हैं, हम बहुत आगे जा रहे हैं। हम कहीं आगे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ जनता को बरगलाने की बातें हैं कि जनता भ्रमित रहे, सिर्फ जनता भ्रमित रहे। तो मेरा साफ साफ कहना है कि जनता को आप इमोशनल मुद्दों में उलझाकर जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी अपने इवेंट में जो करते जा रहे हैं, उसका फलसफा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और हम लगातार एक विपक्ष के नाते, एक मजबूत विपक्ष के नाते लगातार आवाज उठाते रहेंगे। चलिए फिलहाल समय की कमी इसलिए इस चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन एक अच्छी चर्चा रही और दोनों ही हमारे राजनीतिक मेहमानों ने दमदारी से अपनी अपनी पार्टी की पैरवी करते हुए अपने तथ्यात्मक पक्ष भी रखे हैं। बहुत शुक्रिया अभिनव जी और बहुत शुक्रिया गुलरेज शेख साहब। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने तथ्य रख रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक चलेगा? आदिवासी एक बार फिर बीजेपी को साथ देगा और क्या 29 सीटें बीजेपी फतह कर पाएगी? ये परिणाम बताएंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।